Learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor Ramba Yadav and today we are going to start a very important poem of class 12th Keeping Quiet. और इस पोएम के जो पोएट हैं वो है पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा पोएट का ओरिजिनल नेम नहीं है, ये उनका पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है कि कई ऑथर्स क्या होते हैं वो अपने ओरिजिनल नेम से अपनी जो क्रिएटिविटी है, पोएट्री है या नॉवेल्स है, स्टोरीज हैं, वो पब्लिश नहीं कराते हैं, वो किसी दूसरे नाम से पब्लिश कराते हैं। तो जिस नाम से वो लिखते हैं उस नाम को उनका पेन नेम बोलते हैं। और जो पोएट है उनका फुल नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस डेसॉल्टो। और जो पोएट है ही वॉज बोर्न इन 1904 एंड ही पास्ड अवे इन 1973. He was born in Peral in Chile, and in 1971 the poet won Nobel Prize for Literature, and in most of his writings his focus was on necessity of quiet introspection and the need of mutual understanding. ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसमें पोएट सबसे एक अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सबको चुप रहना चाहिए। और ये जो कीपिंग क्वाइट के लिए पोएट बात कर रहे हैं, ये चुप होके बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस टू डू इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, कि हम अपने एनालाइज करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं और हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। सो चलिए देखते हैं पोएम क्या कह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहे हैं कि चलो अब हम क्या करते हैं, सब 12 तक काउंट करते हैं और सब स्टिल मीन्स वी वॉन्ट डू एनी मूवमेंट, कि सारे आराम से बैठ जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पोएट काउंट टू 12 की बात क्यों कर रहे हैं, 12 तक काउंटिंग की क्यों सोच रहे हैं पोएट। देखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वार्म अप एक्टिविटी के लिए जैसे कहते हैं ना, लेट्स स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट, तो थोड़ा क्या है कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सब अलर्ट हो जाते हैं, सारे एक्टिव हो जाते हैं और सब मिलके एक साथ वो काम करते हैं। तो पोएट उस सेंस में ये कह रहे होंगे। अब आप कहोगे कि 12 तक ही क्यों कह रहे हैं पोएट, बाकी जगह 1 2 3 गो बोलते हैं, आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं तो यहाँ ये हो सकता है कि जैसे कि क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं, तो जब तक घड़ी की सुई एक राउंड लेती है तब तक मीन्स थोड़े से टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट वाइल, इस वे में बोल सकते हैं कि 12 तक चुप रहने के लिए तब तक काउंट करते हैं। और इट में भी कि एक घंटे मीन्स एक दिन में 12 आवर्स होते हैं, 12 नाइट के 12 डे के, तो उस सेंस में भी हो सकता है कि 12 तक काउंट के लिए बोल रहे हैं। तो मीन्स द बेसिक पर्पज इज कि पोएट चाह रहे हैं कि सारे लिसनर्स, सब लोग एक साथ चुप हो जाए। और किस लिए चुप हो जाए, ताकि वो मेडिटेट करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, सेल्फ एनालाइज करे। और क्या कहते हैं, और सब क्या करेंगे, वी विल ऑल कीप स्टिल। और जब वो चुप भी होंगे तो सारे स्टिल भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि चुप होके इधर उधर घूमना फिरना है, सबको स्टिल बैठना है विदाउट एनी मूवमेंट। For once on the face of the earth. फेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, फेस ऑफ द अर्थ आपने देखा है, नेचुरली आपने देखा होगा ग्लोब पे। ग्लोब क्या है, एक तरह से पिक्चर ऑफ अर्थ है। तो ऑन द फेस ऑफ अर्थ जब आप ग्लोब देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देती है, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट बाउंड्रीज दिखाई देती है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और जो फेस ऑफ द अर्थ है उस पर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो पोएट क्या कहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि चलिए अब किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या आप सोच सकते हैं पोएट क्यों कह रहे हैं कि वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, आप देखिए, आप इंडिया के कुछ स्टेट्स लीजिए जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, जस्ट लाइक हरियाणा एंड पंजाब, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कई सारे स्टेट्स हैं और अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें भी आपस में लैंग्वेज को लेके डिवीजन की बात चल रही है। तो
लैंग्वेजेस क्या क्रिएट करती है, डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। वो कहते हैं ना कि चुप रहना भी उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। तो द पोएट वांट्स कि अगर हम चुप रहेंगे तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स बेटर समझ सकेंगे। दैट्स व्हाई ही सेज लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। कि पोएट कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए, शॉर्ट वाइल के लिए हम सब चुप हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं क्या, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को इतना ना हिलाएं। हाथ किस लिए हिलाते हैं हम, डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए। तो एक शॉर्ट वाइल के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम काम करना बंद कर दें। तो अब देखते हैं कि पोएट ने इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं। देखिए, वी विल, वी विल मीन्स सेम साउंडिंग वर्ड्स जब साथ साथ आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। और उसके साथ साथ वी विल को रिपीट किया गया है, इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, रैपिटिशन। रेपिटिशन का क्या पर्पज होता है, किसी बात को बार बार कहने का मकसद होता है उसको हाईलाइट करना, उसको एम्फसाइज करना। अब देखिए पोएट क्या कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि काउंटिंग भी करेंगे 12 तक और स्टिल भी रहेंगे, चुप भी रहेंगे। तो दोनों बातें एक दूसरे की क्या हो गई, कंट्राडिक्टरी हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं एंटीथेसिस। अब आगे देखिए, फॉर वंस, और नाउ वी विल काउंट टू 12, इस लाइन के एंड में कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है और वो लाइन कंटिन्यू रहती है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अगर इस टाइप का कहीं किसी पोएम में होता है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजैममेंट। अब आगे बढ़ते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop। तो let's रिपीट हो रहा है। अगर कोई वर्ड किसी लाइन की बिगिनिंग में मीन्स रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि जब भी लाइन की बिगिनिंग वाले रिपीट सेम आते हैं, जैसे लेट्स इस लाइन में भी है, लेट्स इस लाइन में भी है, तो दिस इज एनाफोरा। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स, आर्म्स क्या होती है, हैंड्स के लिए, आर्म्स हाथों के लिए यूज करते हैं, और आर्म्स यूज होती है किसके लिए, वेपन्स के लिए भी। तो जब एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं पन। क्या बोलते हैं, पन। तो एक आर्म मीन्स वेपन, दूसरे आर्म मीन्स हैंड्स। तो एक वर्ड के 2 मीनिंग हो गए तो दैट इज कॉल्ड पन। और दूसरी बात देखिए, जब हम कहते हैं कि नॉट मूव अवर आर्म, जब हम काम करते तो क्या खाली हाथ ही हिलाते हैं, हम पूरा बॉडी को हिलाते हैं तभी काम होता है। हाथ पैर मीन्स वी वर्क विद द होल बॉडी। तो पोएट इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, लेट्स नॉट मूव अवर बॉडी, लेट्स नॉट डू एनीथिंग। अगर इस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको बोलते हैं सिनर्डिशी। सिनर्डिकी। तो यहाँ पे आर्म्स खाली हाथ के लिए नहीं, मीन्स दिस इज फॉर द होल बॉडी। तो इस तरह से ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ द पोएट सेज इन नेक्स्ट स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines, we would all be together in a sudden strangeness। पोएट कह रहे कि इट वुड, इट किसके लिए यूज कर रहे हैं, कि जब हम सब एक बार क्वाइट एंड स्टिल होंगे, दैट इट स्टैंड्स फॉर व्हेन एवरीबॉडी वुड बी क्वाइट एंड स्टिल। तो वो वाला जो मोमेंट होगा दैट वुड बी एन एक्सोटिक। एक्सोटिक मीन्स अ डिफरेंट स्ट्रेंज मोमेंट। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा ना, जब भी कभी आप क्लास में चुप बैठे हो तो अगर टीचर आते तो पूछते सब ठीक तो है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मीन्स इसी तरह से जब सब एकदम से क्वाइट और स्टिल होंगे तो दैट विल बी एन
exotic moment, that will be very strange moment, very different moment. Without rush, so there will be no rush on the road, and because you would have seen कि everywhere there is a lot of rush, हर जगह भीड़ भाड़ दौड़ भाग दौड़ लगी हुई है। तो जब सब शांत बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो कोई भी किसी को हरी नहीं होगी, किसी को कोई रश नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और कोई भी इंजन्स, कोई भी मशीन्स काम नहीं कर रही होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और जब ऐसा होगा तो कैसा होगा कि हम सब में एक टुगेदरनेस की फीलिंग होगी, इक्वालिटी की। हम आपस में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, हमें लगेगा कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और जो ये इस तरह से एकदम ऑल ऑफ ए सडन जो ये इन्वायरमेंट बनेगा कि जब हम सारे मिलके एक साथ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो इट विल बी अ सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज क्यों होगी? कि बिकॉज वी आर नॉट इन ए हैबिट ऑफ लिविंग इन सच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने की हमें हैबिट नहीं है, तो ऑल ऑफ ए सडन इट विल बी वेरी स्ट्रेंज इन्वायरमेंट। तो पोएट कहते हैं कि जब हम सारे क्वाइट और स्टिल होंगे, दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अब इस स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। विदाउट वर्ड क्या किया है? रिपीट किया है। तो जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? दैट इज रेपिटिशन। वी वुड, same sounding words together are there, so that is called alliteration. इसी तरह देखिए आप थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा के एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, एंड द लाइन एंड्स आफ्टर फोर्थ लाइन। तो ये क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच इज इंजैममेंट। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो जब सभी लोग क्वाइट एंड स्टिल होंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो फिशरमैन भी क्या कोल्ड सी में फिशिंग नहीं कर रहा होगा। कि मीन्स जो फिशरमैन, एक तरह से आप इसको सिंबॉलिक ले सकते हैं, द मैन हु आर एक्सप्लॉइटिंग द एक्वेटिक रिसोर्सेज, aquatic animals and other resources, would not harm whales, and the fisherman, he would not harm the whales. Whales are symbolic of aquatic animals, or you can say aquatic resources. And the man gathering salt, and the man gathering salt किसके लिए यूज हुआ है? the man who is busy in making money. Man is symbolic of the person who is gathering salt. Salt is symbolic of wealth. कि जो इंसान है, जो पैसा कमाने में लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है, he is not bothering about his health, would look at his hurt hands. अब वो जब मेडिटेशन करेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा, तो वो एनालाइज करेगा कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में कैसे अपने हैंड्स को हर्ट कर लिया है। हर्ट किस सेंस में कर लिया है? बिकॉज ही इज स्पॉइलिंग हिज हेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग द वेल्थ। कि पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। तो जब उसके पास समय होगा, वो मेडिटेशन करेगा या सेल्फ एनालाइज करेगा, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो फिशरमैन यहाँ किसके सिंबॉलिक है? दीज आर द पीपल हु आर बिजी इन exploiting the aquatic resources. You can see the resources which are found in the seas. And whales are symbolic of aquatic resources, or they are symbolic of fish. You can take fish directly, or you can say the things which are found in the seas. And man gathering salt is the man who is busy in making money. Hurt hands are symbolic of he has injured his own health. तो इस तरह से ये स्टैंजा ओवर होता है। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. क्या हो गया ये?
सेम साउंडिंग वर्ड है, एलिट्रेशन हो गया। और देखिए इस लाइन के स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ लास्ट में एक फुल स्टॉप है, बाकी कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, तो दिस इज इंजैममेंट। पूरा स्टैंडर क्या हो जाएगा, इंजैममेंट। Yes, now the poet says, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare wars, green wars, those यहाँ पे कौन हो सकते हैं, जो कि वॉर्स, ग्रीन वॉर्स क्या होगी, वॉर्स होंगी, ग्रीन वॉर्स आर द वॉर्स अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। और दोज यहाँ पे कौन होंगे, कौन है जो इस तरह की वॉर करते हैं, ये हो सकते हैं पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट, ये हो सकते हैं साइंटिस्ट। आप बोलेंगे साइंटिस्ट कैसे हो सकते हैं, साइंटिस्ट अभी देखिए जो कोरोना आया था दैट वाज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ साइंटिस्ट एक्टिविटी, तो साइंटिस्ट कैन ऑल्सो बी देयर, जिन्होंने वायरस को कल्चर किया था, तो इट कैन बी साइंटिस्ट ऑल्सो। पॉलिटिशियंस अपने सेल्फिश गेन के लिए मिसयूज करते हैं पावर का, दे कैन ऑल्सो बी देयर। एंड दोज पीपल दोज हु आर क्रिएटिंग थ्रेट टू द नेचर, तो दे कैन बी दोज। तो those who prepare green war is the war against the greenery, against the nature. वॉर्स विद गैस, और कौन सी तरह की वॉर्स हो सकती है, वॉर्स विद गैस, कई जो वॉर्स हैं जिसमें टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जिसमें बहुत ही पॉइजनस गैसेस यूज होती है, तो दैट वॉर इज कॉल्ड वॉर्स विद गैस। वॉर्स विद फायर मीन्स द वॉर्स विच आर फॉट विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब्स, weapons, firearms, तो that is called wars with fire। तो अगर ये सारी वॉर्स होती हैं तो what will be the result? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि आपको विक्ट्री तो मिलेगी लेकिन विद नो सर्वाइवर्स, की यानी कि लाशों के ढेर पे आपको जीत मिलेगी, तो क्या आप उसका जश्न मना पाएंगे? बिल्कुल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि देखिए जब डेथ होगी तो ये तो है नहीं कि एक साइड के ही सोल्जर्स या जो लोग हैं मारे जाएंगे, दोनों साइड के ही सोल्जर्स और जो कॉमन पीपल है दोनों ही मारे जाएंगे। और जब डेथ और कैजुअलिटीज होगी तो उस विक्ट्री को क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? नेचुरली हम नहीं कर सकते। तो विक्ट्री तो मिलेगी बट विदाउट सर्वाइवर्स। तो आगे पोएट बोलते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, की पोएट कहते हैं कि ये सारी लड़ाई लड़ने की बजाय हम क्या करें, लेट्स पुट ऑन क्लीन क्लोथ। क्लीन क्लोथ किसका सिंबॉलिक है, कि जो हमारे माइंड में पोल्यूटेड थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो वॉर्स के थॉट्स है, उनको निकालें और अपने माइंड में कैसे थॉट्स लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं। वी शुड थिंक अबाउट द, you can say mutual brotherhood, you can say we should take this earth as a single village, single home. We should take the earth as a single unit, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने की बजाय इसको एक सिंगल फैमिली समझ के चले, पॉजिटिव थॉट्स रखें अर्थ के लिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम कैसे चलें, वी शुड वॉक अबाउट, हम एक दूसरे को ब्रदर समझ के अपने एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग रख के साथ में चले। वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, ब्रदरहुड। इन द शेड, शेड क्या होती है, देखो शेड हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें धूप से। तो हम एक शेडी सा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, डूइंग नथिंग, क्या ना करें, दीज वॉर्स, लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व इन द वॉर्स, रादर वी शुड प्रिपेयर अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जिसमें हर कोई पीसफुली, शांति से रह सके। सो उसके आगे पॉइंट क्या कहते हैं, What I want should not be confused. What I want, पोएट को क्या चाहिए, पोएट want quietness and stillness, और किसके लिए चाहिए क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, फॉर मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस। तो पोएट कहते हैं कि जो मैं क्वाइटनेस और स्टिलनेस आपसे डिमांड कर रहा हूँ, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। क्या होती है, जो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाए, और कौन होते हैं टोटली इनएक्टिव,
डेड पीपल आर टोटली इनएक्टिव, कि जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ उसको डेथ के साथ कंपैरिजन मत करो, क्योंकि जो मैं क्वाइटनेस और स्टिलनेस की डिमांड कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, ताकि हम अपनी गलतियों पे एनालाइज कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके और उसको सुधार सके। तो अब लर्नर्स देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या है। देखिए, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये सारे सिंबॉलिक है डिफरेंट टाइप्स की वॉर्स के लिए। इसी तरह क्लीन क्लोथ्स किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, इट इज फॉर पॉजिटिव थॉट्स। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया सिंबोलिज्म। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिंबोलिज्म। ये सारे सिंबल है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ड्स के, तो दीज आर सिंबोलिज्म। अब देखिए, वॉर वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, वॉर्स वॉर्स वॉर्स। तो जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। वैसे रेपिटिशन का पर्पस क्या होता है कि उस बात को बार बार कहने का मतलब है उस बात को हाईलाइट करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो ये एक आयरनिकल स्टेटमेंट है, विक्ट्री की बात कर रहे हैं एंड विदाउट सर्वाइवर्स। तो विदाउट सर्वाइवर्स कैन वी एंजॉय विक्ट्री? नो, तो इट्स आयरनी। फिगर ऑफ स्पीच इज आयरनी। नेक्स्ट इज वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, क्लीन क्लोथ, सेम साउंडिंग वर्ड्स टुगेदर, क्या होगा, एलिट्रेशन। So this is alliteration. Next is and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब देखिए यहाँ से would put on clean clothes से लेके लास्ट लाइन nothing तक कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है किसी लाइन में, तो ये होगा enjambment. So learners, ये different फिगर्स ऑफ स्पीच है। आई होप कि ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द पोएट सेज लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि लाइफ क्या है, व्हाट इट इज अबाउट। आपने सुना होगा चलती का नाम गाड़ी, यानी कि लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लाइफ में रुकने का नाम नहीं होता, लाइफ मीन्स इट शुड बी गोइंग ऑन। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इट मीन्स नो एसोसिएशन विद, कि जो मैं कह रहा हूं इसको डेथ के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। कि जो व्हाट आई वॉन्ट, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट, ही वॉन्ट्स क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, कि जो क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस है इसको डेथ, इसका डेथ से कोई एसोसिएशन नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम इतने ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, यानी किस बात को लेके सिंगल माइंडेड, कि सब अगर अपने अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, इफ वी विल बी थिंकिंग अबाउट एवरीबडी, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, कि हम क्या है अपने सिर्फ अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में सिंगल माइंडेडली सोच रहे हैं, अपने ही लिए सोच रहे हैं। एंड फॉर वंस डू नथिंग, और एक बार थोड़े समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट वाइल, कि अगर हम कुछ भी ना करें, इफ यू डोंट डू एनीथिंग, तो क्या होगा, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, क्या होगा, पूरी अर्थ पे हर जगह क्या होगी, एक बहुत ज्यादा साइलेंस क्रिएट हो जाएगी, देयर विल बी अ ह्यूज साइलेंस, माइट इंटरेक्ट दिस सैडनेस। और जो हर इंसान जो कि इतना पूरे दिन भागदौड़ में बिजी है, फिर भी क्या है उसके दिमाग में, उसके मन में क्या है, एक अलग ही तरह की सैडनेस है। किस टाइप की सैडनेस है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स। कौन सी सैडनेस है, कि वी डोंट अंडरस्टैंड अवर सेल्स, कि ना तो हम खुद को समझ पा रहे हैं ना ही हम दूसरों को समझ पा रहे हैं। तो जब हर कोई इंट्रोस्पेक्शन करेगा, हर कोई सेल्फ एनालिसिस करेगा और कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं करेगा, तो वो समझेगा कि हम जो ये सैडनेस है, किस चीज की सैडनेस है, एक दूसरे को ना समझने की सैडनेस है, उसको शायद वो उसको एनालाइज करे, उस पर विचार करे।
एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और वो इस बारे में भी सोचेगा कि हर समय इंसान को एक जो थ्रेट बना हुआ है, किसका थ्रेट है, डेथ का थ्रेट है। अभी ये डेथ का थ्रेट किस सेंस में हो सकता है कि हमें हमेशा जब भी बाहर निकलते तो डर रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, अभी जैसे कोरोना जैसी कोई और भयानक बीमारी ना आ जाए, कोई और दूसरी वायरल ना हो जाए, तो इस तरह का जो हमारे माइंड में थ्रेट है शायद हम उससे बच सके। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें कुछ समय के लिए अपने जो ये भागदौड़ की जिंदगी है इसको एक तरह से ब्रेक देना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या है। द पोएट सेज वी वर, सेम साउंडिंग वर्ड्स आर टुगेदर, तो क्या बोलेंगे इसको, एलिट्रेशन। If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once do nothing, perhaps a huge silence might entrap the sadness of never understanding ourselves. और बाकी यहाँ पे क्या है, देखिए कोई भी कोमा फुल स्टॉप नहीं है इस लाइन के बाद, तो ये क्या होगा, इंजॉयमेंट। ये सब लाइंस में क्या है यहाँ से, इंजॉयमेंट। So these are the different figures of speech in this stanza. Now let's move on to the last stanza. Now the poet says, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. कि earth it can teach us a good lesson. किस वे में, देखिए जब ऑटम सीजन आता है और सारे लीव्स गिर जाते हैं ट्रीज से, हमें लगता है कि वो डेड ब्रांचेस खड़ी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जो ट्री है वो अंडर द सरफेस अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट कर रहा है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है फिर से फ्रेश लीव्स ट्रीज पे आ जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के बाद लाइफ फिर से वहां पे स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आप सब जीरो टेम्परेचर वाले सीज में देखिए कि ऐसे जब सी के ऊपर सारी जो वाटर है जम जाती है तो ऐसा लगता है कि देयर इज नो लाइफ अंडर द वाटर, लेकिन अंडर द वाटर क्या है, लाइफ दोबारा से रिजुविनेट कर रही होती है, अपने आप को एनर्जाइज कर रही होती है। तो पोएट इस सेंस में कह रहे हैं कि द अर्थ कैन टीच अस, क्या सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हमें हर चीज ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड है, सब कुछ खत्म हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में हमें सब कुछ अलाइव मिलता है, सब कुछ जिंदा मिलता है। जैसे कि हमने ये ट्री वाला एग्जांपल लिया है, आप हिली एरियाज में देखिए जब स्नोफॉल होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ स्नो से कवर्ड है, सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब खत्म हो गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है फिर से लाइफ ग्रो करती है। तो इसी तरह हम भी लाइफ में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करें, पॉजिटिविटी को जोड़ें और फिर से एक पॉजिटिव सोसाइटी का, पॉजिटिव अर्थ की यू कैन से ग्रोथ के लिए काम करें। तो नाउ लेट्स सी, नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट टू 12, आप सब लोग तैयार हो जाइए, किसके लिए, मेडिटेशन के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए। एंड यू कीप क्वाइट, आप चुप हो जाइए, मेडिटेट कीजिए, एंड आई विल गो, एंड आई एम गोइंग। तो इस तरह से पोएट इस पोएम को एंड करते हैं। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच, यहाँ पे अर्थ एक टीचर की फॉर्म में है, यूज की है पोएट ने, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये है पर्सोनिफिकेशन। जब एक इनह्यूमन, मतलब नॉन ह्यूमन, इनह्यूमन इज रॉन्ग, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे इंजॉयमेंट भी है, देखिए कोई कोमा नहीं है इस लाइन में, इस लाइन में ओनली लास्ट में फुल स्टॉप है, तो दिस इज इंजॉयमेंट ऑल्सो। So this way, learners, we end the poem.
आई होप कि आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।